नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे रीतिकालीन कवियों के बारे में और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहूंगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन कवियों को कितने वर्गों में बांटा है। तो चलिए देख लेते हैं और इसको जानने के बाद हम जानेंगे कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, रचनाओं का वर्ण विषय क्या है और इन कवियों के आश्रयदाता राजा कौन रहे हैं, उन राजाओं के बारे में इत्यादि सारी जानकारियों को लेकर के मैं आया हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन तो अभी से हिट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपको श्योरली अच्छी लगेगी और आपके काम लायक ये होगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकालीन जो कवि थे उनका वर्गीकरण दो मुख्य भागों में किया गया, सर्वांग निरूपण कवि और विशिष्टांग निरूपक कवि। ये दो विभाजन उन्होंने किया। सर्वांग निरूपक कवियों में उन्होंने काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले कवियों के बारे में बताया है और विशिष्टांग निरूपक कवियों में उन्होंने सिर्फ केवल काव्य शास्त्र के विशिष्ट अंगों का वर्णन करने वाले कवियों को इस अंग के अंदर रखा। इसका नाम है विशिष्टांग, यानी विशिष्ट, यानी कहने का तात्पर्य है कि विशेष अंग। तो विशिष्टांग मतलब विशेष अंगों का निरूपण करने वाले या उसका वर्णन करने वाले कवि, और सर्वांग का मतलब है सभी अंगों का वर्णन करने वाले कवि। अब देखिए, सर्वांग निरूपक जो कवि थे ये काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले कवि थे। इसमें आते थे चिंतामणि, इसमें आते थे देव, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, कुमार मणि, सोमनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप शाही, अमीर दास और ग्वाल। ये जितने कवि हैं, चिंतामणि, देव, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, कुमार मणि, सोमनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप शाही, अमीर दास और ग्वाल, ये सारे के सारे काव्यांग यानी सभी काव्यांगों का निरूपण करने वाले कवि थे, इसीलिए इनको सर्वांग निरूपक कवि कहा गया है। अब विशिष्टांग में देख लीजिए। विशिष्टांग में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कुछ एक कवि थे जो किसी विशेष अंग का वर्णन करने के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हुए। इसमें इन्होंने 3 पार्ट किया है। विशिष्टांग में कुछ कवि ऐसे इनको नजर आए जो कि रस निरूपक कवि थे, कुछ ऐसे थे जो अलंकार निरूपक कवि थे और कुछ ऐसे थे जो छंद निरूपक कवि थे। तो विशिष्टांग में इन्होंने 3 पार्ट किया, 3 हिस्से किए, रस, अलंकार और छंद। इन 3 विशेष अंगों का वर्णन ज्यादातर रीति शास्त्र में या रीति काल में हुआ है। तो इसी आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने विशिष्टांग निरूपक में 3 पार्ट किए। रस निरूपक कवियों में इन्होंने रखा तोष को, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, वेनी प्रवीण। देखिए, वेनी प्रवीण में 3 तरह के वेनी हैं। एक वेनी प्रवीण है, वेनी माधव है, वेनी, और एक खाली वेनी है। बेनी नाम के 3 कवि हुए हैं। तो बेनी प्रवीण की बात कर रहे हैं। मतिराम है, याकूब खां हैं, उजियारे हैं, चंद्रशेखर वाजपेयी हैं। ये सारे के सारे रस निरूपक कवि थे। अब हम बात करेंगे अलंकार निरूपक कवियों की। अलंकार निरूपक कवियों में भूषण है, मदिराम है, जसवंत सिंह है, दूल्ह है, पद्माकर है, गिरिधर दास हैं, रघुनाथ बंदीजन। इतने कवि जो हैं वो अलंकार निरूपक कवि हैं। छंद निरूपक कवियों में कौन कौन है दोस्तों? छंद निरूपक कवियों में भूषण है, मदिराम है, सुखदेव मिश्र हैं, माखन है, दशरथ हैं और राम सहाय हैं। देखिए, मतिराम जो थे वो अलंकार निरूपक भी कवि थे और छंद निरूपक कवि भी मतिराम थे। मतिराम का नाम दोनों जगह देखने को मिलता है और यहाँ रस में भी मतिराम का नाम देखने को मिलता है। तो मतिराम एक ऐसे कवि थे जिन्होंने रस का भी निरूपण किया है, अलंकार का भी निरूपण किया है और छंद का भी निरूपण किया है। तो ये था डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। अब हम एक एक महत्वपूर्ण कवियों को लेंगे। सारे कवियों को ले पाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि 70 से ज्यादा कवि हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 3-4 घंटे की हो जाएगी।
तो वीडियो में मुख्य बातें कहना है, इसलिए मैं मुख्य कवियों को लूंगा और एक एक कवि, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करूंगा, वो किस काल के कवि थे, उनका समय पीरियड भी आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ वो किस दरबार के प्रमुख कवि थे, यानी कहाँ के दरबारी कवि थे, वो उनका जन्म स्थान क्या था, इत्यादि महत्वपूर्ण बातें अब हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम एक एक करके कवियों के बारे में जानना शुरू करेंगे। पहले कवि हैं चिंतामणि जी। चिंतामणि के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1609 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1680 से 85 के लगभग हुई थी। ये मृत्यु का जो समय है वो बिल्कुल निश्चित नहीं है, 80 से 85 के बीच इनकी मृत्यु मानी जाती है। ईस्वी संवत की बात कर रहे हैं। जिला कानपुर, टिकवापुर निवासी रत्नाकर त्रिपाठी की ये पुत्र थे। किसके पुत्र थे? रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र। कौन सा जिला? कानपुर जिला, टिकवापुर। मतिराम, भूषण और जटाशंकर, ये तीन लोग जो थे रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, ये लोग इनके भाई माने जाते हैं। वास्तव में ये उत्तर प्रदेश जिला फतेहपुर में स्थित कोंडा, जहानाबाद के रहने वाले थे। ये शाहजी भोसला, शाहजहां और दारा शिकोह के आश्रय में रहे थे। तो इनके राजाश्रित ये किसके किसके थे? शाहजी भोसला, शाहजहां, दारा शिकोह, ये तीन लोगों के राजाश्रय में ये रहे थे। इनका रचित ग्रंथ क्या है वो जान लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। रसविलास, छंद विचार, पिंगल, रस श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है, कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, तो रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य विचार और रामायण, ये इनकी रचनाएं हैं। जिसमें से जो रसविलास है यह रस विवेचन का ग्रंथ है, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। अब आ जाइए दूसरे कवि हैं कुमारमणि। जन्म इनका 1665 ईस्वी के आसपास माना जाता है। मृत्यु के समय का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। रचित ग्रंथ इनके हैं रसिक रंजन, जो कि 1708 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, और रसिक लाल जो इन्होंने लिखा था वो 1719 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, तो ये दो ही इनकी रचनाएं मिलती हैं। अब ये रसिक रंजन जो है वो संस्कृत कवियों की सूक्तियां जो उनके द्वारा बोली गई थी उनका संग्रह है, और रसिक लाल जो है उसमें काव्यांगों का, संस्कृत के काव्यांगों का वर्णन मिलता है। अब आगे के कवियों को देखेंगे। अगले कवि हैं देव, और देव के बारे में हम जानेंगे। देव का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश के घोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु का एक अनुमान लगाया गया है कि इनकी मृत्यु 1767 यानी 1767 ईस्वी के आसपास हुई थी। ये आजम शाह चरखापति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य, मतलब आजम शाह के भी ये राज दरबारी थे। चरखापति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य के भी ये राजाश्रित थे, और फफुंद रियासत के राजा कुशल सिंह, इनके भी ये राजाश्रित थे। योडिया खेरा के राजा उद्योत सिंह, इनके भी राजाश्रित थे, और दिल्ली के ररसस पातीराम के पुत्र सुजान मणि पिहानी के अधिपति अली अकबर खां के आश्रय में भी ये रहे थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ थे ये माना जाता है कि कुल इन्होंने 72 ग्रंथों की रचना की थी, और 72 ग्रंथों में सिर्फ 15 ग्रंथ इनके पाए जाते हैं। वे 15 ग्रंथों के नाम क्या हैं? 15 ग्रंथों के नाम है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, ये सब विलास नाम से हैं। भाव विलास, अष्टयाम को छोड़ करके फिर देखिए भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, देवचरित्र, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच, ये इनके 15 ग्रंथ जिनके रिकॉर्ड मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। ऐसे यूं तो इन्होंने 72 ग्रंथों की रचना की थी। आगे आ जाते हैं, इनमें ये दो इनकी पुस्तकें जो हैं इनके बारे में बता देता हूं। प्रेमचंद्रिका जो थी उसमें विषय वासना के तिरस्कार,
प्रेम के महात्म और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। राग रत्नाकर में संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है यह। और देव शतक जो है, देव शतक, ये देखिए देव शतक जो है अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। अब आगे के कवियों को हम देखेंगे। देव के बाद अब हम देखेंगे भिखारी जी के बारे में और कुलपति मिश्र जी के बारे में। तो भिखारी जी के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ स्थित ट्योंगा नामक ग्राम के कायस्थ परिवार में हुआ। इनका कविता काल जन्म काल से डिफरेंट है। कविता काल मतलब जिस काल से लेकर के जिस काल तक उन्होंने कविता की रचना की या काव्य लिखे। इनका कविता काल था 1725 से लेकर के 1760 ईस्वी। 1734 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक ये प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदूपति के आश्रय में रहे। ये आश्रय है, आश्रम मैंने गलती से लिख दिया है, ये आश्रय होगा। आश्रय में रहे। इनका रचित ग्रंथ कौन कौन सा है? रस सारांश है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, छंदोर्ण व पिंगल है, शब्द नाम कोश है, विश्व पुराण भाषा और शतरंज शतिका है। इसमें से जो प्रथम 4 रचनाएं हैं, यानी पहला ये रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदोर्णव पिंगल, ये जो 4 रचनाएं हैं, इनका जो विषय था वो काव्यांग विवेचन था। यानी संस्कृत शास्त्र में जो काव्य के अंग बताए गए हैं, उन काव्यांगों का वर्णन इनके प्रथम 4 रचनाएं, यानी इसका, इसका, इसका और इसका वर्णन इसमें किया गया है। आगे आ जाते हैं कुलपति मिश्र में। ये आगरा निवासी माथुर चौबे परशुराम के पुत्र थे। कविता काल, ये परशुराम वो परशुराम नहीं थे जो राम के जमाने वाले थे। इनके पापा का नाम, इनके फादर का नाम परशुराम था, उनके ये पुत्र थे। कविता काल इनका 1660 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी माना गया है। कूर्म वंशीय महाराज जयसिंह के पुत्र महाराज राम सिंह के आश्रय, यहां भी मैंने आश्रम लिखा है, आश्रय में ये रहते थे। प्रसिद्ध कवि बिहारी इनके मामा थे। जो बिहारी जी थे ये कुलपति मिश्र के मामा थे। अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी जी किस कवि के मामा थे या किस रीतिकालीन कवि के मामा थे, तो वो कुलपति मिश्र थे। अब आ जाइए रचित ग्रंथ। रचित ग्रंथ में इन्होंने लिखा रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्त तरंगिणी, नक्षिक, ये इनके ग्रंथ थे, रचित ग्रंथ। रस रहस्य जो इनका पहला ग्रंथ है, इसमें ये काव्य विवेचन संबंधी ग्रंथ है ये। और काव्यांग विवेचन यानी वही बात जैसा इधर मैंने आपको भिखारी दास में बताया, इन्होंने भी रस रहस्य में काव्य विशेष का वर्णन किया है। संग्राम सार जो है इनका, ये संग्राम सार में महाभारत के द्रोण पर्व, महाभारत कई पर्वों में लिखा गया है, तो महाभारत के द्रोण पर्व का इन्होंने वर्णन किया है। संग्राम सार में महाभारत का जो पर्व था द्रोण पर्व, उसी का इन्होंने अनुवाद किया है, एक तरह से कहें पद्य अनुवाद कर दिया है। और दुर्गा भक्ति चंद्रिका जो इनकी पुस्तक थी ये वाली, इसमें इन्होंने दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद किया है। अब हम आगे के कवियों को देखेंगे। आगे के कवियों में हैं सोमनाथ और रसिक गोविंद। सोमनाथ के बारे में देखते हैं। कविता काल इनका 1725 से लेकर के 1760 ईस्वी के बीच माना जाता है। ये माथुर ब्राह्मण नीलकंठ के पुत्र थे। भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र महाराज प्रताप सिंह के आश्रय में रहते थे। इनके रचित ग्रंथ हैं रसपीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद, ये इनके कुछ ग्रंथ हैं। आगे देख लेते हैं रसिक गोविंद। रसिक गोविंद इनका जन्म 1743 ईस्वी के आसपास राजस्थान के जयपुर नगर में नाटाणी गोत्रीय खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ। इनकी मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि दैवीय प्रकोप या राज प्रकोप के कारण इन्हें वृंदावन जाना पड़ा। इनका सब धन नष्ट हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था, तो इन्हें वृंदावन जाना पड़ा और एक आश्रम में ये शिष्य परंपरा का निर्वाह कर रहे थे और वहीं रह रहे थे। इनके रचित ग्रंथ है
कुल मिलाकर के 10 माने जाते हैं। रामायण सुचनिका, कलयुग रासो, अष्टदेश भाषा, समय प्रबंध, युगल रस माधुरी, पदावली, रसिक गोविंदानंद नंदघन, पिंगल, लक्ष्मण चंद्रिका और रसिक गोविंद माने जाते हैं। तो इस वीडियो में इन 7 कवियों के बारे में जो रीतिकाल के हैं इनका मैंने वर्णन किया। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बहुत सारे कवि बचे हुए हैं अभी भी। उनमें जैसे अभी देख लें तो उनमें देखिए बिहारी जी बचे हुए हैं, भूषण बचे हुए हैं, मतीराम बचे हुए हैं, घनानंद बचे हुए हैं, बोधा बचे हुए हैं, आलम बचे हुए हैं। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि अभी भी बचे हुए हैं जिनका वीडियो पार्ट 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर उनको मैं इसी पार्ट में समाहित कर लेता हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुझे माफ करिए। अगली वीडियो में फिर एक रोचक विषय के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।